दोस्तों, आज का जो पर्पस है वो है नॉर्मल चार्ट। जब आप देखते हैं किसी भी इंडेक्स का हो या स्टॉक का हो तो उसको रीड कैसे करना है। बहुत लोगों को प्रॉब्लम होती है कि वो लोग इलियट वेव सीखते हैं या कैंडल स्टिक सीखते हैं। जो कुछ भी आप जब सीखते हैं उसके बाद भी कॉन्फिडेंस आने में थोड़ा प्रॉब्लम होता है, क्योंकि आपकी कुछ बेसिक चीज़ें आप उसमें मिस करते हैं। आप बड़ा कोई ट्रेड तो ऊपर और नीचे ये जो मूवमेंट है इसको देखकर समझते हैं ये डाउन ट्रेंड है, ये अप ट्रेंड है, ये साइडवेज है। तो ये इन चीज़ों के साथ जब आप ट्रेड करेंगे तो कुछ चीज़ें आपको बहुत सारी इम्पोर्टेंट हो जाती हैं। मैं बार बार आप लोगों को ये कहता हूँ कि आप इसमें रिजेक्शन कैंडल ढूंढिए। अब रिजेक्शन कैंडल क्या है तो देखिए, गूगल करते हैं रिजेक्शन कैंडल, तो कुछ कैंडल के फ़ोटो आपके पास, आप पिक्चर यहाँ देख पा रहे हैं। रिजेक्शन कैंडल वो कैंडल है कि समझिए सेलिंग हो रही है, मार्केट नीचे आ रहा है, कैंडल के नीचे एक बड़ा सा पूंछ तैयार हो गया। भले उसकी कलर कोई भी हो सकती है, रेड हो जाए, ग्रीन हो जाए, मगर उसके नीचे का जो एरिया है ऐसी लंबी पूंछ तैयार हो जाती है, तो ये नीचे से रिजेक्शन आना शुरू होता है। ठीक वैसे ही जब ऊपर से मार्केट नीचे आती है तो क्या होता है कि मार्केट ऊपर जा रही थी, फिर ऊपर से अचानक सेलिंग शुरू होती है और वो कैंडल धीरे धीरे नीचे आके बंद करती है, कुछ उल्टा हैमर की तरह या हैंगिंग मैन की तरह। तो फिर वो जो कैंडल है उसके बाद मार्केट नीचे आना शुरू हो जाती है। रिजेक्शन कैंडल में ये भी कैंडल होते हैं। कैंडल का मेन मेरा मुद्दा जो है वो है रिजेक्शन एरिया, मतलब ये ऊपर वीक आनी चाहिए कैंडल की या नीचे वीक आनी चाहिए कैंडल की, तो ये बाई एरिया में बनेगी और ये सेल एरिया में बनेगा। तो आप जब स्टॉक के चार्ट को आप देखेंगे तो आपको दिखेगा कि जितने ऊपर टॉप मोस्ट जगह पे हैं या नीचे जहाँ से मार्केट मूव कर रही है तो वहाँ रिजेक्शन कैंडल जरूर बनेगा। कहीं भी हो रिजेक्शन कैंडल आपको जरूर मिलेगा। ये इंडिकेशन है कि मार्केट रिवर्स होने वाली है, रिवर्स होने वाली है। अब क्या होता है कि जहाँ रिजेक्शन कैंडल बनी तो हो सकता है कि मार्केट एक बार फिर से उस एरिया तक जाने की कोशिश करता है और फिर उस एरिया से फिर से सेल ऑफ आनी शुरू होती है। मतलब यहाँ से ये जो जोन बना वो सेलिंग जोन बना, और उसके लिए क्या होता है कि पिछले एरिया में भी आपको वो सेल एरिया दिखती है। ठीक है, तो ये प्राइस एक्शन के बारे में हम लोग आज बात करेंगे और भी चीज़ों को समझेंगे। और आज तो मार्केट ने अपना मुंह ऊपर दिखाया, हर इंडेक्स में सभी का ग्रीन 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 ग्रीन। थोड़ा सा यहाँ आपको यहाँ सेलिंग प्रेशर दिखी और मेटल में थोड़ा दिखा, क्योंकि मेटल पहले से थोड़ा सा ऊपर जा चुका था, आज उसमें प्रॉफिट बुकिंग आई। और आईटी में तो ये होना ही था क्योंकि ये सबसे ऊपर जाने वाला सेक्टर था इस मार्केट में, और डॉलर की वजह से जो प्राइस बढ़ी थी। और आज ये आईटी टूटने के पीछे कारण भी जो है वो चाइना से जो एआई के ऊपर बात चल रही है उसके वजह से मार्केट में ये आईटी में सेल ऑफ देखने को मिल रहा है। आगे दिनों में चाइना का एआई ज़्यादा पॉपुलर होने वाला है, इसी के कारण आईटी में थोड़ा सा इस तरीके का प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिली है। साथ ही साथ देखिए यहाँ पे ड्यूरेबल में, मीडिया में, एनर्जी में, और एनर्जी में भी डोनाल्ड ट्रंप की वजह से इसमें होने के कारण से ये सेक्टर थोड़ा सा उलझान में है कि फ्यूचर में रिन्यूएबल एनर्जी पे काम होगा या नहीं होगा। इसको लेके एक परेशानी है क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप ने रिन्यूएबल एनर्जी पे उतना जोर नहीं दिया है। और फार्मा में तो आप जानते हैं कि उसमें एक मूवमेंट आ रही थी, फिर अचानक उसका चेंज हुआ और उसने अपना जो लेवल है तोड़ा है। तो अब बड़े बड़े पूरे सेक्टर में इसकी सेलिंग देखने को मिल रही है। लोग देखेंगे और उसके बारे में चर्चा करेंगे। चलिए चलते हैं, समझते हैं।
तो जिस चीज़ के बारे में हम लोग चर्चा कर रहे थे, आपको ये बताएं कि ये जो जोन हम लोग सिलेक्ट करते हैं कि कहाँ से सेलिंग आई है और रिजेक्शन कैंडल का फंक्शन क्या है, तो आप देखेंगे कहीं भी जब ऊपर मार्केट किसी एरिया में पहुंचती है तो उस एरिया में क्या होता है, ऊपर वीक बनने शुरू होते हैं कैंडल के और वहाँ से सेल ऑफ शुरू होती है। सेल ऑफ शुरू होती है और मार्केट नीचे चला आता है और बाकी फिर से जब उसी एरिया में जाती है तो आपको फिर से रिजेक्शन कैंडल देखने को मिल सकता है। भले या तो ये कैंडल इस हैमर की तरह हो या तो एंगल्फिन की तरह हो। ज़्यादातर के मतलब क्या होता है कि दोनों मिलाने से, कंबाइन करने से कैंडल की जो पिक्चर है वो इसी तरीके का आती है। और नीचे से भी सेम वैसे ही एक ही चीज़ है कि जब नीचे भी इसकी सपोर्ट बनती है तो आप देखेंगे ये रिजेक्शन एरिया है और जैसे ही मार्केट इस एरिया में रिजेक्शन एरिया है जहाँ से अब मार्केट ऊपर गई थी तो फिर यहाँ पे एक और बाइंग आ जाती है। तो ज़्यादातर केस में आपको मार्केट में पहचानने के लिए जब भी देखेंगे ऊपर रिजेक्शन एरिया पे आपको इस टाइप के कैंडल मिलने शुरू हो जाएंगे। देखिए यहाँ पहले रिजेक्शन कैंडल बना ऊपर और फिर जब मार्केट उसी एरिया में आई तो देखिए ये इसका डार्क क्लाउड की तरफ ये कैंडल ऊपर से बनी और उसके बाद उसने मार्केट ने तोड़ दिया। तो एरिया वही होती है, इस एरिया में फिर से सेल ऑफ होने के चांसेस होते हैं। जब ये इस एरिया को वो क्रॉस कर जाए, नेक्स्ट डे जब इसके हाई के ऊपर मार्केट नहीं चल सकती, मतलब पा रही होती है, तो उसमें पोजीशन बनानी पड़ती है। ये निफ्टी का चार्ट है, हम लोग और भी कहीं कहीं देखेंगे। इसमें आप डेली, इंट्राडे, कहीं भी, मतलब आप वीकली, मंथली, कहीं पे भी जब चार्ट देखेंगे तो रिजेक्शन एरिया का मतलब है कि उसमें आपको इस तरीके के ऊपर कैंडल जरूर दिखेंगे जहाँ पे सेलिंग प्रेशर थी और फिर मार्केट वहाँ से नीचे आना शुरू करता है। और इसी तरीके से जब मार्केट नीचे चलती है, नीचे भी इसी तरीके से उलझन बनता है। जहाँ से मार्केट रिवर्स करती है तो वो रिजेक्शन आता है। देखिए यहाँ पे कैंडल पे उतना बड़ी पूंछ नहीं है, मतलब इसका वीक जो है उतना बड़ा नहीं होता जितना नीचे में आने पे होता है। तो किसी एरिया पे जब आप नीचे पहुँचते हैं जहाँ से रिवर्सल आई है, करीब करीब उसी एरिया के आसपास से एक रिवर्सल आने की कोशिश बनती है, या तो थोड़ा और नीचे जाती है और फिर उसके बाद मार्केट यहाँ से रिवर्स करती है और ऊपर फिर से रिजेक्शन का जो एरिया है वो सेम बनता है। अगर आप यहाँ से देखेंगे, ये जो रिजेक्शन एरिया यहाँ से चला तो आगे भी ये यहीं पहुँचा जहाँ पे जिस कैंडल पे हम लोग रिजेक्शन देख पा रहे हैं, है ना। तो ये वो जोन होती है जहाँ पे आपको रिवर्सल लेने का मौका मिल जाता है और फिर मार्केट नीचे चली जाती है। तो इस तरीके से ये सिलसिला चलता है, ये तो आप समझ गए होंगे। अब ट्रेड कैसे लेने होते हैं। ट्रेड जैसे आपने ये इस रिजेक्शन एरिया का कैंडल बनते देखा, आपको चाहिए कि अगर उस एरिया में इस तरीके का छोटा कैंडल मिल जाए तो बहुत बढ़िया है। ये मैं डेली टाइम फ्रेम में देख रहा हूँ। तो हम लोग क्या करेंगे, जब ट्रेड पकड़ने के लिए शॉर्टर टाइम में जाने की कोशिश करेंगे, हमें इस तरीके का रिजेक्शन कैंडल मिल गया तो हम उसे छोटे टाइम फ्रेम में देखने की कोशिश करेंगे, वहाँ पे भी हम लोगों को मौके मिलेंगे। जैसे आप यहाँ देख पा रहे हैं कि ये इतनी बड़ी आज की जो कैंडल है, ये ऊपर इतनी मूव करने के बाद इसने वापस यहाँ से रिजेक्शन लेकर कैंडल नीचे बंद हुआ। इसका मतलब ऊपर सेलिंग प्रेशर है, मतलब यहाँ सपोर्ट बनी है ठीक, मगर ऊपर सेलिंग प्रेशर है। और ये जो जहाँ पे इस तरीके का जी वी शेप की जो बॉडी बनती है, ये स्ट्रक्चर जो होती है, इसे तोड़ने के हिस्से को, जैसे ऊपर अगर टूटती है तो इसे POS बोलते हैं, ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर, और नीचे जो बनती है उसे
चेंज ऑफ स्ट्रक्चर बोलते हैं। तो जब आप गूगल करेंगे तो इन दोनों के मीनिंग आपको समझ में आ जाएंगे कि BOS क्या है और चेंज ऑफ स्ट्रक्चर क्या है। और हमें क्या करना है, हमें ये जो स्ट्रक्चर जो चेंज हो रही होती है, इस चेंज होने वाली एरिया में हमें उसके फ़ायदे उठाने होते हैं। आपको उस एरिया में फ़ायदा उठाना होता है। यहाँ BOS या चेंज ऑफ स्ट्रक्चर और ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर की बात होती है, तो उस एरिया को मार्क करने के लिए आप मैनुअल भी मार्क कर सकते हैं। अगर आपको इस तरीके के छोटे कैंडल मिल जाए, क्या होता है उसके बाद चेंज स्ट्रक्चर में मार्केट ऊपर जा सकती है, नीचे जा सकती है। ब्रेक करेगी तो ऊपर जाएगा, नहीं तो यहीं से वो फिर से रिवर्स हो जाएगी, क्योंकि हमको इस टाइप के कैंडल मिले जिसमें रिवर्सल का चांस रहता है। और ब्रेकआउट वाले स्ट्रक्चर में अगर इस तरीके का कैंडल नहीं मिलता है, अगर वो ब्रेक करके ऊपर चली जाती है, जैसे ये बड़ी कैंडल है, इसने ब्रेक किया और ऊपर चली गई, तो यहाँ तो खैर आप इस एरिया के जब इस कैंडल के ऊपर जैसे मार्क करेंगे, इस कैंडल को हम लोग अगर मार्क कर देते हैं, ये हमने मार्क कर दिया है, हालांकि ये बड़ा कैंडल है, नीचे का ट्रेड नहीं लेना है। इस एरिया को जैसे वो ब्रेक करेगी और ऊपर चली जाएगी तो हम इसके साथ ऊपर चलेंगे, कम से कम ये 5% की प्रॉफिट आपको ज़रूर देगी। और इस तरीके के ट्रेड आपको आगे भी दूसरे स्टॉक में मिल जाएंगे। आपको इंडेक्स में निकालना है या स्टॉक में निकालना है, ये आपके ऊपर है, आप किस कहीं पे भी इसका ट्रेड निकाल सकते हैं। सिर्फ आपको करना ये होता है कि ये जिस एरिया में इसने स्ट्रक्चर तोड़ा है, मैं सारी चीज़ें हटा देता हूँ, ठीक है। जैसे इस एरिया में इसने स्ट्रक्चर तोड़ा है, जैसे ये स्ट्रक्चर टूटी तो इस कैंडल को आपको मार्क करना था। क्या करना था, इस कैंडल को मार्क कर देना था। आपने यहाँ से कैंडल को मार्क कर दिया और जैसे वेट करना था कि इस एरिया के ऊपर या नीचे कहीं भी मार्केट चले तो आपको उसमें ट्रेड लेनी थी। जैसे इस एरिया में जैसे ये ब्रेक हुआ तो आप यहाँ से 2 से 5% का प्रॉफिट निकाल सकते थे। और फिर से जब ये रीटेस्ट होगी और फिर से जब ये एरिया टूटेगा तब भी आपने इसमें पार्टिसिपेट कर सकते थे। ये होता है सिस्टम। जैसे यहाँ पे आप देखिए, इतनी ये बहुत बड़ी एरिया का स्ट्रक्चर जो है यहाँ ब्रेक हुई थी, ठीक है। और जिस कैंडल पे ब्रेक हुई थी हम उसका अगर मार्क ले लेते हैं तो ये कैंडल भी बहुत छोटी थी और फिर यहाँ से आपको वो ट्रेड मिलते हैं। जितनी बार इस एरिया को ब्रेक करके नीचे आता आपको नीचे के ट्रेड मिलते हैं। और आप देख सकते हैं आज भी उसी कैंडल के नीचे इसको मार्केट को रेजिस्टेंस मिली है, ठीक है। तो वो ये जोन हो जाता है जिस जोन पे आपको रिजेक्शन मिलेंगी। और जब इस एरिया के ऊपर मार्केट आएगा तो आप उसके ऊपर बुलिश ट्रेड लेंगे और ऊपर की तरफ का वो ट्रेड बनेगा। तो फिलहाल जब ये उसके ऊपर चलेगी तो उसका पहला टारगेट इस एरिया तक आएगा। ये स्ट्रक्चर के रूल होते हैं कि एक बार वो नीचे से, मतलब ये जो पूरा स्ट्रक्चर जो है ये V शेप टाइप का होता है। जब ये टूटती है तो वो V बनती है, फिर से टूटी फिर भी बनेगी और ऊपर जाएगी तो भी ऊपर जाने से यहाँ भी बनेगी। तो आपको यहाँ जब इस एरिया के ऊपर मिलेगी तब ये ऊपर का ट्रेड बनेगा और जब इस एरिया के नीचे जाएगी तो आपको सेलिंग के ट्रेड मिलेंगे। ये बैंक निफ्टी का है, आप देख सकते हैं। वैसे आप निफ्टी में भी देख सकते हैं। मैं रिपीटेडली ये वीडियो इसलिए बना रहा हूँ कि काफ़ी लोगों को
चीज़ें समझ सही से नहीं आई है कि स्ट्रक्चर ब्रेक करने से ट्रेड कैसे लेना है और रिजेक्शन एरिया कैसे पकड़ते हैं। जैसे रिजेक्शन एरिया का मैंने आपको बताया, जैसे रिजेक्शन एरिया में पकड़ो तो रिजेक्शन एरिया में आपको सबसे में क्या मिलेगा, ऊपर वीक वाले कैंडल मिलेंगे और नीचे भी वीक वाली कैंडल मिलेंगे। देखिए ये लास्ट वीक थी जहाँ पे इसकी वीक बनी और उसके बाद ये रिवर्सल कैंडल बना। और आपको क्या करना है, इस वीक वाले हिस्से का स्टॉप लॉस पकड़ना होता है। ये वीक वाला एरिया जो है, इस एरिया में आपको स्टॉप लॉस पकड़ने होते हैं, उसके साथ ट्रेड में चलना होता है। और उसी के साथ क्या होता है कि ये जो यहाँ से जो कैंडल ऊपर चली है, ये यहाँ से ऊपर जितना दूर गई है, देखिए मार्केट ने इसको बैक टू बैक में फॉलो बैक में इसका कोई भी कैंडल व वीक आई नहीं है। तो इसे इस एरिया का जो प्राइस है, इस एरिया के प्राइस को फेयर वैल्यू गैप कहते हैं। ये गैप जो है 3 कैंडल से बन सकती है। जैसे ये कैंडल का वीक यहाँ है, फिर नेक्स्ट डे का ये ट्रेड हुआ, अगले दिन का अगर मार्केट नीचे यहाँ तक आता तो ये गैप कंप्लीट हो जाती। और जब तक ये गैप नहीं कंप्लीट होती, मार्केट ऊपर जाएगी तो धीरे धीरे फिर उस एरिया में ज़रूर आएगी। अगर मैं यहाँ पे एक लाइन ड्रॉ कर देता हूँ, अगर इस कैंडल के वीक के ऊपर मैं एक लाइन ड्रॉ कर देता हूँ, इसको थोड़ा और मोटा कर देता हूँ कि आपको समझ में आए, लाइन बना दिया ऐसे। तो मेरा फेयर वैल्यू का हिसाब क्या है, मार्केट क्या करती है, प्राइस दोनों तरफ से कवर होती हुई जाती है। जैसे देखिए ये कैंडल यहाँ से उतरा था, फिर यहाँ से नीचे आया, तो ये जो कैंडल की इस बार कोई प्राइस नहीं गई, फिर बाद में ये कैंडल ऊपर जाके प्राइस को रीटेस्ट करके आ गई, फिर ये कैंडल बना, इसकी हाई यहाँ है, ये बॉडी है, तो ये जो एरिया जहाँ तक ऊपर से चली थी, मार्केट ने फिर से इसको रीटेस्ट किया और जितना सा एरिया इसका बाकी बचा था फिर से यहाँ रीटेस्ट किया, नीचे आ गई। अब इस कैंडल में क्या था कि यहाँ मार्केट गई, वीक नहीं पकड़ना है, बॉडी कवर होना चाहिए। ये मार्केट यहाँ से नीचे गिरी, तो जब यहाँ से गिरी तो यहाँ तो पिछला कैंडल का तो प्राइस यहाँ तक था। अब अगर हम यहाँ एक प्राइस लगा देते हैं तो समझिए ये वाला इससे नहीं है, तो इस तरफ का मार्केट बना नहीं है, मतलब इस तरीके का समझिए कि इस तरफ का मार्केट था नहीं। ठीक है, आपको इतना ही मार्केट मिला है, आपने यहाँ वीक इस कैंडल के यहाँ तक आपको प्राइस फॉलो अप मिली है, उसके बाद मार्केट ऊपर गई और नीचे आ गई। देखिए इस एरिया में और कोई कैंडल था नहीं, फिर नेक्स्ट जो कैंडल बना वो उसके नीचे चला गया और नीचे चला गया, और मार्केट फिर उसके बाद धीरे धीरे इस फॉलो अप तक वापस आनी चाहिए। तो मार्केट के प्राइस ने धीरे धीरे इस एरिया को फिर से रीटेस्ट किया, ऊपर गई और इस एरिया तक वापस आ गई। वैसे ही जब इस एरिया में जब मार्केट ने ऊपर गया, तो जब यहाँ पे आपने कैंडल बनाई तो इस तरफ का कोई फॉलो बैक कैंडल बनी नहीं है। देखिए इस तरफ और कोई कैंडल आई नहीं, तो उसके बाद मार्केट ऊपर गई घूमकर, देखिए फिर जहाँ से छूट गई थी उस एरिया तक मार्केट वापस आ गई। तो ये जो फेयर वैल्यू की जो गैप है, इसे फेयर वैल्यू गैप कहते हैं, मगर ये 3 कैंडल से हिसाब होती है। मैं आपको पूरा ही बताता हूँ, मार्केट कहीं नहीं छूटती। मार्केट इस तरीके के कोई भी गैप अगर करके आती है तो वो कभी ना कभी वो गैप भरने ज़रूर आ जाएगी, और बहुत जल्दी ही आ जाती है। इसमें इतने मतलब कभी कभी वो किसी जगह पे आप कोई न्यूज़ बेस्ड स्टॉक के कारण ऊपर नीचे हो सकता है,
अदरवाइज़ ये कवर होती हुई चलती हैं एवरी डे, ऐसा ही होता है। अगर आप किसी भी कैंडल का वो करेंगे तो जैसे यहाँ देखिए ये बॉडी ख़त्म हुई थी, फिर मार्केट नीचे आया, देखिए उस बॉडी तक ही इसकी वीक गई है, मतलब दोनों प्राइस जो है टेस्टेड हुई है। कहीं पे भी आपको ये गैप होता हुआ नहीं दिखेगा, प्राइस दोनों तरफ से आके टच कर जाती है। तो इस तरीके से मार्केट सब जगह चलती है। जैसे आप अगर सोचें कि ये जो कैंडल की लास्ट वीक बनी थी, इसके बाद बॉडी नीचे गिर गया, यहाँ तक सेलिंग आई और फिर मार्केट अभी तक यहाँ पे अगर हम पकड़ें तो इस एरिया में एक गैप आपको दिख रही होगी। इतना सा एरिया जो है अभी भी गैप है, तो इसको मतलब है कि मार्केट इस बीच में कभी भी यहाँ इस एरिया तक आएगी। ये 23,500 बन रहा है, निफ्टी में बन रहा है, इस एरिया में आपको दिख जाएगी। और ये बहुत इजी बन सकती है क्योंकि सामने बजट आ रहा है। हो सकती है कि ये नॉर्मली 2-3 दिन में इस एरिया में आपको मार्केट बनता हुआ दिखे। और मैं बार बार कहता हूँ, रिजेक्शन जो है आपको ऊपर ढूंढना है और नीचे ढूंढना है। बीच में जो रिजेक्शन आते हैं वो इनडिसीजन है, मार्केट को पता नहीं किस तरफ जाना है, वो किसी न्यूज़ या किसी इवेंट का इंतज़ार करेगी। इस वजह से वो इस तरीके का इनडिसीजन कैंडल बनाती है। और ये प्राइस को भरने के लिए ये कैंडल बनती है। जहाँ गैप बन जाता है तो वो सब एरिया में प्राइस रीचेक रीटेस्ट करने के लिए इस तरीके के कैंडल बनते रहते हैं। इसके दोनों फंक्शन होते हैं, ये इंडिसीजन भी दर्शाती है और वो गैप भी भर देती है, जो गैप फेयर वैल्यू का छूट चुका होता है। जैसे यहाँ से मार्केट गिरा था तो ये इस यहाँ से यहाँ तक की जो गैप थी वो मार्केट ने आज भर दी। ऐसे जो गैप यहाँ छूट गई है वो गैप आने वाले दिनों में वो भर देगी। तो आपने 3 चीज़ सीखी आज। एक होता है कि आप जब किसी स्टॉक का चार्ट देखेंगे तो आपको ऊपर रिजेक्शन कैंडल दिखने चाहिए, जहाँ से आप सेलिंग करेंगे या अपने स्टॉक से निकलने का पोजीशन बनाएंगे। जैसे ही वो रिजेक्शन कैंडल के नीचे मार्केट आएगी आपने वहाँ से अपना एग्ज़िट कर लेना है। ठीक वैसे ही जब नीचे कोई मार्केट में नीचे रिजेक्शन कोई कैंडल मिलेगा और नेक्स्ट डे जब उस कैंडल के ऊपर मार्केट चलनी शुरू होगी तो आपको यहाँ से बाई पकड़नी होती है और इस कैंडल के नीचे आपका एसएल या स्टॉप लॉस पकड़ना होता है। फिर वो मार्केट ऊपर जाती है, फिर एक रिजेक्शन बनता है। जैसे ही उस रिजेक्शन कैंडल के नीचे मार्केट आती है, अब ये कैंडल अगर ज़्यादा बड़ा हो जाए तो थोड़ा आपको कन्फ्यूजन होता है, रेंज बड़ी हो जाती है, फिर यहाँ ट्रेड करना दिक्कत होता है। मैं कहूँगा नहीं करें। 5,000-6,000 स्टॉक है, आपको इसी में आके मरना है ऐसा नहीं है, पूरे पैसे इसमें गंवाने ऐसा नहीं है। आपने छोटे छोटे कैंडल निकालने हैं। हालांकि ये छोटा कैंडल नहीं है, ये भी कम से कम 400-500 पॉइंट का है, मगर मैं कहूँगा इतने बड़े कैंडल में जाने की ज़रूरत नहीं है। आपको छोटे छोटे कैंडल को ढूंढने हैं और छोटे छोटे ट्रेड निकालने। ये मैं डेली का देख रहा हूँ तो ये बहुत बड़ी मूवमेंट लेके चलती है। आप इसको छोटे मूवमेंट 15 मिनट 1 घंटे का भी लेके चल सकते हैं, तो आपको मूव अच्छे मिलेंगे। आपको रिजेक्शन भी बहुत सारे मिलेंगे, 15 मिनट में तो बहुत सारे मिल जाएंगे। और 15 मिनट का पूरा रिजेक्शन आप हजम कर जाएंगे तो आपके पेट में गुड़गुड़ उड़नी शुरू हो जाएगी। समझिए आपको एक रिजेक्शन कैंडल यहाँ मिला ऊपर, जब मार्केट ऊपर चल रही होगी रिजेक्शन यहाँ मिला, इस बीच में ऐसा रिजेक्शन कैंडल आपको नहीं मिला। और जहाँ रिजेक्शन कैंडल मिलती है तो आसपास कोई हाई जरूर दिखती है। आपने ट्रेड कहाँ पकड़नी होती है? जब इस रिजेक्शन कैंडल के नीचे मार्केट जाना शुरू करें, मतलब इस एरिया के नीचे जब कैंडल खुल जाए, आपका टाइम फ्रेम सेम होना चाहिए। मतलब 15 मिनट में देख रहे हैं तो 15 मिनट का ही देखेंगे।
नीचे के टाइम फ्रेम में नहीं जाना है, ठीक है। हाँ, फंड कम है तो इस तरीके का ट्रेड नहीं पकड़ेंगे जहाँ फंस जाने के चांसेस है। स्टॉक में चलिए, आपके अपने फंड के हिसाब से स्टॉक पकड़िए। बड़े स्टॉक पकड़ने हैं, बड़े कमाने हैं, ऐसा नहीं है। आपको बहुत मौके मिलेंगे। 100, 150, 200, 500 रुपये के भी स्टॉक बनते हैं, उसमें भी मूवमेंट होती है, उसमें भी प्रॉफिट होता है। आपका रिस्क मैनेजमेंट सबसे बड़ा होता है। ये आपका एसएल बन गया। इसके ऊपर आपको एसएल रखनी है। इस एरिया में आपको एसएल रखनी होती है ऊपर, और यहाँ ट्रेड पकड़ना होता है। अब आपको आराम से बैठ के देखना है कि जहाँ कोई फिर से रिजेक्शन कैंडल मिले और मार्केट उस कैंडल के ऊपर आ जाए। देखिए यहाँ से मार्केट नीचे गिरा, कहीं वापस गई, एक बार यहाँ तो गई थी, ये तो स्टार्टिंग का ही था, मगर आपके कैंडल के ऊपर बंद नहीं हुई है। आपने निकलने का नहीं सोचना है, बैठे रहें। देखिए यहाँ आई मार्केट, आधा आया वापस चली गई, आधा आया वापस चली गई। कोई भी कैंडल जहाँ आपके प्रीवियस कैंडल के ऊपर जाके बंद कर दे, आप निकल जाएं। अब मैं कहूँगा यहाँ तक तो मिले नहीं, अब अगर आपको अच्छे प्रॉफिट मिल रहे हैं तो आप छोड़ दीजिए, आपने कहीं भी यहाँ बुक करने हैं प्रॉफिट। अदरवाइज़ क्या, जैसे ये कैंडल नेक्स्ट डे आपको नीचे मिली और उसके बाद एक कैंडल जो है इस कैंडल के ऊपर बंद हुई, क्लोज हुई, तो आपको यहाँ क्लोज ज़रूर कर लेना है। इससे ज़्यादा लालच नहीं करना, इससे ज़्यादा ट्रेड भी नहीं करना है। फिर आपको मार्केट नीचे जाते हुए मिली, और नीचे जाने के बाद कोई एरिया जहाँ पे आपको रिजेक्शन मिला, जैसे यहाँ आपको रिजेक्शन मिला, आप यहाँ ट्रेड पकड़ सकते थे। कहाँ ट्रेड पकड़ते? आपको ये ट्रेड अगर पकड़ना होता तो इस कैंडल के ऊपर जब मार्केट चलती, मतलब एक बार यहाँ गई थी, आपने पकड़ा होगा, नीचे आई थी, ये एसएल खाने की कगार पे था, फिर उसके बाद वो यहाँ से ऊपर चली तो यहाँ जब ऊपर जा रही है तो आप बार बार देख रहे हैं कि यहाँ भी रिएक्शन आई है। तो इसके बाद इसी कैंडल का हाई जो है, यही आपका स्टॉप लॉस है, यही निकल जाना है। इस एरिया के आसपास मिले तो निकलना जरूर है, क्योंकि इतनी बड़ी रिजेक्शन आपको दिख चुकी है पहले ही। ये स्टॉप लॉस नहीं खाया, मगर आपको यही निकलना है, क्योंकि जो मूवमेंट आपको यहाँ मिली थी, यहाँ पे आपको ये रिवर्सल टाइप के कैंडल मिलने शुरू हुए। अगर आपने नहीं किया होता तो आपने स्टॉप लॉस किया है, मगर आप देखेंगे तो यहाँ पे भी काफ़ी प्रॉफिट हो चुकी है, आप इतने दूर भी वेट नहीं करेंगे। अब जैसे इसके बाद मार्केट नीचे आई, आपने यहाँ नहीं ट्रेड किया, नेक्स्ट डे आपका मार्केट यहाँ खुला, तो नेचुरली आप यहाँ सोचते रहेंगे कि नीचे और जाए तो मैं ले लूँ, तो यहाँ आपको ट्रेड नहीं मिली होगी। अब ट्रेड कहाँ मिली होगी? ये जैसे मार्केट ऊपर जा रही है, और यहाँ पहला ट्रेड मिला होगा, मगर यहाँ रिजेक्शन कैंडल है नहीं, पहले थी इस एरिया में, तो आपको यहाँ ट्रेड मिला नहीं, ये मार्केट ऊपर चलता रहा। अब आपको नेक्स्ट कहाँ रिजेक्शन कैंडल चाहिए थी? इस एरिया में कहीं, जैसे ये है, जैसे इस एरिया में है, यहाँ तक गई नहीं, तो प्रॉपर सेटअप नहीं बैठेगा तो ट्रेड नहीं करना है, नहीं तो क्या होगा, नुकसान होने के चांसेस रहेंगे। सेटअप बैठे ट्रेड करें, सेटअप नहीं बैठता है दूसरे इंडेक्स खोजें, क्योंकि आपने ट्रेड जो लेनी है उसमें अलर्ट लगाने, अगर कहीं भी थोड़ा सा मिस्टेक करते तो नुकसान ज़रूर होने वाला है। कहीं भी थोड़ा मिस्टेक होगा तो नुकसान ज़रूर हो जाएगा, ठीक है। जैसे देखिए यहाँ पे आई और मार्केट इस एरिया में फिर से रिजेक्शन बनना शुरू हुई। अब आप कहेंगे कि मेरे पास तो इंडिकेटर है, आपके पास तो है नहीं। ये इंडिकेटर नहीं है, ये जोन था मैंने जो पहले से सिलेक्ट कर रखा था, ये
बड़े 1 घंटा या डेली वाले टाइम फ्रेम में आपको जहाँ इस तरीके का रिजेक्शन एरिया मिलेगा आप उसको मार्क करके रखें, फिर छोटे टाइम फ्रेम में उसको ट्रेड करें। आप समझ रहे हैं, मैंने इस एरिया में इस जगह पे जो रिजेक्शन मिली थी इस एरिया के आसपास मैंने मार्क किया हुआ था, ये था मार्क जोन। अब जब आप इसको 15 मिनट में ले जाएंगे, देखिए आपको रिजेक्शन एरिया मिल गया। हाँ, अब हर दिन मैं आपको इंडिकेटर नहीं बताऊंगा कि ये इंडिकेटर देख लो, वो इंडिकेटर देख लो। आपको ये सिर्फ वीडियो बनाने में इजी रहेगा, इस वजह से मैं ये इंडिकेटर डाल के दिखा रहा हूँ, ठीक है। तो आपने ट्रेड करना भी सीख लिया, ठीक है। अब आप लोगों का काम है, इसमें आप लोग अपना लाइक, सब्सक्राइब और ये सब थोड़ा प्यार दिखाएं, तो मज़ा आता है थोड़ा और वीडियो बनाने का। आप लोग टेलीग्राम से भी जुड़ते हैं, ट्रेड भी देखते हैं, मगर कहीं कमेंट नहीं करते, कहीं लाइक नहीं देते, ये सही नहीं है। क्या है ना, समझ में नहीं आता कि आप लोग सीख रहे हैं नहीं सीख रहे हैं, क्या हो रहा है, ठीक है। आज का वीडियो यहीं तक, आप सीखते रहें। धन्यवाद आप सभी का।